तुम तो कहते थे कि वो बहुत शातिर लड़की है, लेकिन जितना मैं उसे जान सकी हूँ वो तो बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है। इतनी जल्दी मेरी बातों पर एतबार करने लगी है। कैफ़े क्लब में बैठी वो सामने मौजूद हाशिर से मुखातिब थी। मासूमियत का ढोंग तो उसकी रग रग में है। हाशिर के माथे की रगें तनी थी। नहीं हाशिर, वो बहुत मासूम लगती है। यकीन करो, उसे मैं अपनी बातों में ऐसा उलझाती हूँ कि वो उन पर आंख बंद करके ईमान ले आती है। झूठ है सब, सब झूठ है। एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। पहले मुझ पर, फिर मेरे भाई पर, और अब उस गाजान सिद्दीकी पर अपनी मोहब्बत का जादू जगाया। झूठ और फरेब उसमें कूट कूट कर भरा है। तुम कहती हो ना मैं क्यों उससे इतनी नफरत करता हूँ और क्यों उस गाजान सिद्दीकी की बर्बादी चाहता हूँ। हाशिर शायद आज सारी सच्चाई खोलने के दर पे था। जानना चाहती हो उसकी सच्चाई? मोबाइल उठाकर उसने गैलरी का लॉक फोल्ड ओपन किया और अशर की और मुंतहा की तस्वीर उसके सामने थी। ये है उस लड़की की हकीकत। ये मेरी साबका मनकूहा है और मेरी कज़न भी है। हाशिर ने गोया एक बहुत गहरी हकीकत लाइबा के गोश गुजार की थी। व्हाट? यकदम लाइबा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक बड़ा धमाका गोया लाइबा के सर पर हुआ। वो तो तुम्हारी मनकूहा? ये कैसे पॉसिबल है? गाजान सिद्दीकी की बीवी एक बढ़ती हुई औरत है। बेसाख्ता लाइबा के मुंह से निकला और हाशिर चेयर से टेक लगाकर उसके तासुरात देखने में मगन था। जानता था उसे हैरत का बड़ा झटका लगेगा, इसलिए आराम से उसके तासुरात देख रहा था। लाइबा ने मोबाइल को थामना चाहा, लेकिन हाशिर ने फ़ौरन ऑफ करके पॉकेट में रखा। मुझे दिखाओ हाशिर, लाइबा ने ज़िद की थी। जितना दिखाना था दिखा चुका हूँ, लिमिट क्रॉस मत करो और मुझे जल्द अज जल्द कोई रिजल्ट चाहिए। हाशिर ने दूसरा हुक्म जारी किया। दिल ही दिल में हाशिर को गालियों से नवाजती वो नॉर्मल हुई। और तुम्हारी गाजान से क्या दुश्मनी है? लाइबा ने इस्तफसार किया। उसकी वजह से मुझे दो दो नुकसान हुए हैं। ये चंद अरसा पहले की बात है। जलाल सन्स की प्रोजेक्ट पार्टी थी, जहां बेस्ट बिजनेस पर्सन अवार्ड की तकरीब भी मुनक्किद थी। वो प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला था, लेकिन वो भी उसके नाम हो गया और बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी उसको मिला। वो हार तो एक जानिब। उस पार्टी में एक लड़की से मेरी मुठभेड़ हुई जिसने मुझ पर बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया था। उसने बिन उसने बिना सोचे समझे तमाम लोगों के सामने मुझे जलील किया। जवाबन मैंने उस पर हाथ उठाया। इस खबर को मीडिया ने हद दर्जा उछाला था, लेकिन मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके उसको बंद करवा दिया। जगह जगह मेरी बदनामी हुई थी और जानती हो उस लड़की को गलत फहमी हुई थी। हालांकि वो लड़की बाद में एक्सक्यूज़ भी करके गई थी मुझसे, लेकिन खाजान सिद्दीकी ने अपनी गलती नहीं मानी। लाइबा हक्का बक्का से इनकशाफात सुन रही थी। इन सब में गलती उसे हाशिर की लग रही थी, लेकिन वो कुछ कहकर अपनी शामत नहीं बुलवा सकती थी। हाशिर, मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ। गाजान सिद्दीकी अना का मारा शख्स है। गाजान सिद्दीकी अना का मारा शख्स है और इस अना को मैं तोड़ कर रहूंगी। इवन उसकी बीवी खुद ये अना का खोल तोड़ेगी उसका। झूठी हमदर्दी जताकर उसने हाशिर की तवज्जो चाही। हाशिर, मेरे जहन में एक प्लान आया है। आगे को झुककर उसने सारा प्लान हाशिर के गोश गुजार किया। जैसे जैसे वो सुनता गया, माथे पर उतार चढ़ाव वाजे होते जा रहे थे। जवेरिया हमदानी के वही शबो रोज़ थे। अब रब ने शायद उसकी रस्सी दराज कर रखी थी। मकाफात अमल अभी बहुत दूर तक मुतवक्को था। अपनी बातों से, अदाओं से वो अब भी हाशिर को बेवकूफ़ बना रही थी। शायद हाशिर अली की किस्मत भी उसे मौके फराहम कर रही थी। हमदान को वो चाह कर नहीं छोड़ पाई थी। मोहब्बत अब भी गहरी थी। हाँ, एक तब्दीली उसमें ज़रूर आई थी। अब उसने हमदान के पीछे भागना छोड़ दिया था। रूम में बैठी वो टीवी की जानिब मुतवज्जो थी जब यकदम उसका सर घूमा था। यकदम जी मतलाया। तेज़ी से उठकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। कुछ देर बाद गैर होती हालत के साथ वो बाहर आई। दिन का वक्त था और हाशिर के आने का कोई इम्कान ना था। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। जवेरिया को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। कुछ दिन से उसकी ये हालत हो रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। कुछ दिन से उसकी ऐसी ही हालत हो रही थी, लेकिन वो इग्नोर करती रही। यकदम मोबाइल उठाकर उसने हमदान को मैसेज किया और कुछ चेंज किए बाहर की जानिब बढ़ी। खानसामा को हमेशा वही बहाना बताकर वो घर से निकलकर मेन रोड पर आई। हमदान का इंतज़ार करती वो इर्द गिर्द पे मुतवज्जो थी। कुछ देर बाद हमदान की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में बैठती वो उसे सारी तफसील बताकर हॉस्पिटल रवाना हुई, जहाँ डॉक्टर ने उस पर गहरा इंकशाफ किया था। फटी आंखों से रिपोर्ट थाम कर वो बाहर आई थी, जहां हमदान सिद्दीकी उसके इंतज़ार में खौफज़दा सा खड़ा था।
कोट लेकर उसने अलमारी में हैंग किया। गाज़ान को आज वो कुछ परेशान सी लग रही थी। शर्ट और ट्राउज़र लेकर वो गाज़ान की जानिब आई। गाज़ान ने कपड़े उसके हाथ से लेकर साइड पर रखे और ख़ुद उसके हाथ को थामा था। बीवी, मुस्कुराहट कहाँ गायब है? गाल को सहलाए उसने मुंतहा की आंखों में देखा जो आज बोझल सी थी। कहीं भी नहीं। ज़बरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट तारी की। कुछ तो गड़बड़ है। दोनों हाथ कंधों पर रखकर उसने चेहरा मुंतहा के रूबरू किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन 5 माह में मुंतहा ने कोई ख्वाहिश, कोई ज़िद नहीं की थी। ख्वाहिशात और तलब वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत हो, और मुंतहा सुल्तान को गाज़ान से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बीवी के फ़राइज़ वो बहुत अच्छे से निभा रही थी। गाज़ान उसकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश बिना जाने पूरी करता था। शायद वो शख्स उसकी रूह तक को छू कर आया था, जो हर सवाल को बिना जाने भी हल कर देता। मोहब्बत का नगमा पढ़ने वाला शख्स उस मोहब्बत को अपनी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। जवाबन मोहब्बत की उसने कभी मुंतहा सुल्तान से डिमांड ही नहीं की। कोई आया था आज घर में? गाज़ान ने सवाल किया। मुंतहा की नज़र हैरत से उठी। गाज़ान की आंखों में भी सवाल वाज़ेह था। जी, वो लाइबा आई थी। हाथ मसलते उसने कहा। गाज़ान का हाथ फ़ौरन कंधों से हटा और माथे पर बल नुमाया हुए, वो क्यों आई थी और आप उसे कैसे जानती हैं? गाज़ान का लहजा यकलख सख्त हुआ। मुंतहा का दिल दहला। गाज़ान का लहजा हमेशा नर्म और पुरसकून होता, लेकिन आज उसके लहजे में सख्ती दोहराई थी। वो काफ़ी मर्तबा मुझसे मिल चुकी हैं। मुंतहा ने उंगलियां चटखाते हुए कहा। ओह, आई सी। गाज़ान बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। मुंतहा बेड पर दराज हुई। वो क्या लेने आई थी यहाँ? गाज़ान की सर्द आवाज़ सुनकर वो उछली। वो दरअसल एक डील के लिए आई थी वो। मुंतहा को गाज़ान का लहजा सख्त लग रहा था। कैसी डील? रुख मोड़कर वो बेड के दूसरे किनारे पर बैठा। चेहरा उस वक्त ज़ब्त से लाल हो रहा था। जवाबन मुंतहा ने सारी तफसील उसके गोश गुजार की थी। जैसे जैसे वो सुन रहा था उसके माथे की रगें तन रही थी। बीवी, मैं ऑफिस के मामलात ऑफिस में रखना पसंद करता हूँ। आज के बाद आप लाइबा से ना ही मिलेंगी और ना ही कोई ताल्लुक़ रखेंगी। मैंने अब तक आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इस मामले में आपको मेरी बात माननी होगी। गाज़ान का लहजा अटल था। आप ऑफ़र मान लें प्लीज़। मुंतहा ने आंखें मीच कर कहा। मुबादा कहीं वो शख्स अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से मुंतहा की जान ही ना निकाल दे। कबूतर की तरह आंखें बंद किए उसने गाज़ान के जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुंतहा ने डरते डरते आंखें खोली और पीछे की जानिब देखा। गाज़ान सिद्दीकी करवट के बल लेट चुका था। मुंतहा समझ गई कि वो बहस नहीं करना चाह रहा। उन 5 महीनों में वो इतना तो जान चुकी थी कि गाज़ान अगर नाराज़गी का इजहार करता तो लफ्ज़ों की मार की बजाय खामोशी की मार मारता था, और उस वक्त भी वही हुआ। उसकी नाराज़गी को महसूस करके मुंतहा की आंखें नम हुई। नाराज़गी। पुश्त को घूरे वो भी चुपचाप एक जानिब दराज हुई। जानती थी कि यह नाराज़गी सुबह तक ख़त्म हो चुकी होगी। सर, ये एक एनवलप आया है आपके लिए। ऑफिस में बैठा वो अहम फाइल देखने में मगन था जब उसके पीए ने एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। गाज़ान ने हैरान नज़रों से उस लिफाफे को उलट पुलट कर देखा। लिफाफा खोलकर उसने उसमें मौजूद पर्चा बाहर निकाला। हाशिर अली हमदानी का नाम देखकर उसको शदीद हैरानगी हुई। वो एक मुआफ़ीनामा था जिसमें हाशिर ने मुआफ़ी के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की ऑफ़र भी की थी। गाज़ान को यकीन नहीं था कि वो अनाव परस्त इंसान उससे मुआफ़ी मांगेगा कभी। हाशिर अली और मुआफ़ी, नामुमकिन सी बात है। गाज़ान ने उस एनवलप को दोबारा खोला। उसमें एक पार्टी का कार्ड भी मौजूद था जिसमें लाइबा और हाशिर दोनों का नाम दर्ज था, यानी वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुके थे और गाज़ान को भी ऑफ़र कर रहे थे और उसे और मुंतहा को पार्टी के लिए इनवाइट कर चुके थे। कुछ सोच कर उसने वो कार्ड एक जानिब रखा और सोच में डूबा। बिजनेस की ऑफ़र वो कभी भी नहीं मान सकता था, लेकिन पार्टी में जाने की उसने हामी भरी। लाइबा खान की सोच वो अच्छी तरह जानता था कि वो किस मकसद के तहत उसकी जानिब बिजनेस की ऑफ़र भेज रही है। मुंतहा को वो उस पार्टी में ज़रूर लेकर जाने वाला था। कमरे में दाखिल होकर उसने रिपोर्ट को वार्डरोब के आखिरी खाने में छुपाया था। फ़िलहाल हाशिर को वो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। जवेरिया को उस वक्त हमदान का रवैया परेशान कर रहा था।
उसने जब से उसे रिपोर्ट दिखाई थी उसके चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं उभरा था, बल्कि उसने कोई ख़ास नोटिस ही नहीं लिया। और यही चीज़ जवेरिया को परेशान कर रही थी। अगर हमदान का रवैया ऐसा था तो न जाने हाशिर का क्या रिएक्शन होता। बुआ अम्मा को जूस का कहकर वो कम्फर्टर ओढ़े लेटी थी, क्योंकि जागने की हिम्मत उसमें मज़ीद नहीं थी। घर आकर गाज़ान ने उसने पार्टी का जिक्र तक नहीं किया था। रवैया आज भी सर्द ही रहा था। मुंतहा ने उसे बारहा पुकारा, लेकिन वो हाँ ना में जवाब देकर खामोश हो गया। नाश्ते की टेबल पर बैठी वो लायानी सी सोच में मगन थी। गाज़ान बेपरवाह सा नाश्ते की जानिब मुतवज्जो था, और यही चीज़ मुंतहा को हलकान कर रही थी। 5 माह की रफ़ाकत में ये पहला मरहला था जब गाज़ान उससे नाराज़ था, और पहली मर्तबा ही मुंतहा बेसकून हुई थी। गाज़ान को गुस्सा लाइबा के आने पर नहीं, बल्कि मुंतहा के बात छुपाने पर आया था। मुंतहा पर उसे अंधा एतबार था, बदले में वो भी एतबार का ही तमन्नाई था। अपने लफ्ज़ों, अपनी चाहत से उसने ये एतबार ज़ाहिर भी किया था, लेकिन मुंतहा सुल्तान अभी शायद इस रम्ज़ से अनजान थी। एतबार की एक कड़ी भी वो गाज़ान को नहीं दे पाई थी। गाज़ान सिद्दीकी अगर मुनफरिद शख्स था तो उसकी सोच, उसके असूल और उसके इरादे भी सबसे अनोखे थे। लेकिन मुंतहा सुल्तान उन 5 माह से उन्हें जान नहीं पाई थी, या शायद वो जानना ही नहीं चाहती थी। भाभी जी, वो प्लेट पास करना। हमदान की आवाज़ ने उसे ख्वाब किसी कैफियत से जगाया। मुंतहा ने बेसाख्ता हमदान की जानिब देखा, जो लबों पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट सजाए नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े उसे पुकार रहा था। मुंतहा ने प्लेट उठाकर हमदान की जानिब बढ़ाई। प्लेट को थामने के साथ ही हमदान ने अपनी उंगलियों का लम्स मुंतहा के हाथ पर जगाया। मुंतहा के माथे पर तेवरी नुमाया हुई। बेसाख्ता उसने गाज़ान की जानिब देखा, लेकिन आज वो नाश्ते में इस हद तक मगन था कि उससे ज़रूरी कुछ लग भी नहीं रहा था उसे। मुंतहा ने दिल ही दिल में हमदान को सलवातें सुनाई। मॉम, मैं चलता हूँ। नाश्ते से फारिग होकर वो उठा था। मुंतहा भी बेसाख्ता उठी। हमेशा उसे समरीन बेगम ही गाज़ान को सी ऑफ करने का कहती थी, लेकिन आज मुंतहा खुद ही खड़ी हो चुकी थी। समरीन बेगम के चेहरे पर खुशगवारी नमूदार हुई। मुंतहा बदल रही थी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुंतहा पर समरीन बेगम की बातों का असर होने लगा था। गाज़ान को छोड़ने वो बाहर तक आई, लेकिन आज गाज़ान ने ना ही रोज़ की तरह उसे अपना पुरनूर लम्स अता किया और ना ही मोहब्बत भरी नज़र अता की। मुंतहा यकदम रूहान सी हुई। थके कदमों से वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। दूसरी जानिब गाड़ी में बैठा गाज़ान सिद्दीकी अपने रवैये पर पशेमान भी था, लेकिन ये बेइतनाई ज़रूरी भी थी। मुंतहा को वो उसकी गलती का एहसास दिलवाना चाहता था, और शायद मुंतहा को यह एहसास हो भी चुका था। शीशे के आगे खड़ी वो अपने बाल संवारने में मगन थी जब दरवाजे पर होती दस्तक ने मुंतहा की तवज्जो खींची। दुपट्टा हल्का सा कंधे पर फैलाकर उसने आने वाले को इशारा दिया। बुआ अम्मा एक भारी सा बैग उठाए अंदर दाखिल हुई। बहू बेगम, ये गाज़ान बाबा ने भेजा है, शकूरा अंदर दे गया है। मुंतहा ने हैरानगी से उस बड़े से शॉपिंग बैग की जानिब देखा। रख दें बुआ अम्मा, मैं देख लेती हूँ। बुआ को जाने का इशारा देकर वो बाकी मांदा बालों को संवार बेड की जानिब आई। मैसेज रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने मैसेज देखना चाहा, जहां गाज़ान का नाम वाज़ेह था। ड्रेस और बाकी की तमाम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं सब कुछ बैग में मौजूद है, शाम में रेडी रहिएगा। मैसेज पढ़कर मुंतहा के माथे पर बल नुमाया हुए। कल रात भी और आज सुबह भी उसने मुंतहा को मुखातिब तक ना किया था, और अब उस पार्टी के लिए ऑर्डर दे दिया। यकदम उसे जिद चढ़ी और तमाम चीज़ों को बिना देखे उसने अलमारी में रखना चाहा, लेकिन दोबारा मैसेज टोन बजी। मुंतहा ने दोबारा मोबाइल थामा। बीवी, जिद मत कीजिएगा, बैग खोलकर लाजमी सामान देख लीजिए, वरना मैंने खुद आकर आपको तैयार करना है, वरना फिर मत कहिएगा कि गाज़ान सिद्दीकी बेशरम हो चुका। मुंतहा यकलख कांपी थी। क्या वो शख्स उसकी सोच तक रसाई हासिल कर चुका है? इस हद तक वो उसे जान चुका था। बैग खोलकर उसने बॉक्स खोला, जहां खूबसूरत मैरून फ्रॉक नुमा सिल्क की ड्रेस मौजूद था, जिस पर हुआ गोल्डन शाइन वर्क उस फ्रॉक की शान बढ़ा रहा था। हर मर्तबा की तरह उसने इस बार भी मैरून रंग ही चूज़ किया था। मुंतहा को वो ड्रेस बहुत भाया था। न जाने उस रंग से मुंतहा को उनसियत सी होने लगी थी, या फिर गाज़ान सिद्दीकी की पसंद ही इतनी आला थी कि वो उसे बिना दिल की सुने उसकी हर लाई हुई शय को एक नज़र में ही पसंद कर लेती थी। दिल से वो इस बात को तस्लीम अब भी नहीं कर पाई थी, लेकिन मुंतहा सुल्तान को रंगों की आदत हो रही थी। बिना मुंतहा सुल्तान की अंदरूनी कैफियत जाने, बिना किसी दर्द और तकलीफ़ के, गाज़ान सिद्दीकी ने मुंतहा सुल्तान को
पूर बदल दिया था। बाकी के लवाजमात भी उसने देखना चाहे, जिसमें एक वाइट बॉक्स में बड़े बड़े गोल्डन एंटीक ईयर रिंग्स मौजूद थे, चमकते स्टोन से मुजय्यन। वो ईयर रिंग्स मुंतहा की आंखों को खीरा कर रहे थे। कॉस्मेटिक्स का सामान देखकर मुंतहा ने सर पकड़ा। उफ, बेसाख्ता मुंतहा के मुंह से निकला। हर बार की तरह कॉस्मेटिक्स का बड़ा स्टॉक मौजूद था। मुंतहा ने बेसाख्ता ड्रेसर की जानिब नज़र दौड़ाई, जहां लातादाद परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स का सामान कॉस्मेटिक्स का सामान गर्ज हर चीज़ की भरमार थी। ड्रॉर में भी अब मुंतहा के मेकअप की भरमार थी। ये सोच उसके दिमाग पर हावी हुई कि अब वो इस सामान को कहाँ रखेगी। ड्रेस को अलमारी में हैंग करके वो बाकी सामान भी वार्डरोब में रख कर नीचे की जानिब बढ़ी। इतनी जल्दी वो गाजान सिद्दीकी की बात मानने वाली नहीं थी। ये हाई हील्स इस ड्रेस के साथ ज़्यादा अच्छी लगेंगी। शीशे के सामने खड़ा वो बाल सेट करने में मगन था जब मुंतहा पर उसकी नज़र पड़ी, जो शू रैक के सामने खड़ी शशोपंज में मुब्तला थी। गाजान की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी और उसकी नज़र महरून हाई हील्स पर गई। मुंतहा ने कनखियों से पीछे की जानिब देखा। वही मैरून ड्रेस पहने वो गाजान के साथ आज पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। बालों को लूज कर्ल्स किए नेचुरल मेकअप के साथ वो गाजान को बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन लबों पर लगी मध्यम लिपस्टिक गाजान को पसंद नहीं आ रही थी। खुद पर परफ्यूम छिड़क कर उसने कोट के कॉलर को ठीक किया, लेकिन कुछ सोचकर उसने कॉलर दोबारा ख़राब किया और मुंतहा के पीछे खड़ा हुआ। दिल की हालत पर पत्थर रखे वो एक रोबोट की तरह तैयार हो रही थी। रैक से एक सिल्वर 2 पट्टी चप्पल पहनी और वापस मुड़ी। जब गाजान एकदम उसके सामने आया, वो एकदम चौंकी और कदमों को रोका। बीवी, ये कॉलर ठीक नहीं हो रहा, आप हेल्प करेंगी? अबरूज का आकर उसने कहा। मुंतहा ने बेसाख्ता सर ऊपर करके गाजान की जानिब देखा और कांपते हाथों से कॉलर की जानिब हाथ बढ़ाए। अबरू उचकाकर उसने कहा तो मुंतहा ने बेसाख्ता सर ऊपर करके गाजान की जानिब देखा और कांपते हाथों के संग कॉलर की जानिब हाथ बढ़ाए। गाजान के हाथ भी हरकत में आए और मुंतहा की नाजुक कमर के गिर्द हाला बना गए। मुंतहा यकलख कांपी थी। गाजान, मुझे कॉलर ठीक करने दें। वो धीरे से मिनमिनाई। तो बीवी करे ना, किसने मना किया है आपको? वो जानकर अनजान बना। कॉलर ठीक करके उसने पीछे होना चाहा, लेकिन गाजान की गिरफ्त ने उसे नामुमकिन बनाया। हाई हील्स पहनेंगी आप और रेड लिपस्टिक लगाएंगी। एक हाथ कमर से हटाकर लबों से लाइट पिंक लिपस्टिक मिटाई। मुंतहा के लब कपकपाए थे। धीमे से कहकर वो पीछे हट गया और दोबारा शीशे के आगे खड़ा हुआ। मुंतहा बिना कुछ बोले दुपट्टा बेड से उठाकर गले में पहनती हैंडबैग में ज़रूरी चीज़ें रखने लगी। गाजान उसकी सारी हरकतों सकनात देख रहा था। साइड टेबल से की चेन और वॉलेट उठाकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। जल्दी आइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, पीछे मुड़कर उसने कहा, लेकिन शायद मुंतहा पहले ही जाने को तैयार थी। वो उसके पीछे कदम के फासले पर ही थी। गाजान बेसाख्ता आगे बढ़ा। माथे पर तेवरी नुमायां हुई। हैंडबैग उसके हाथ से लेकर दूर उछाला और उसे लिए बेड की जानिब आया। यह सब इतनी अचानक हुआ था कि मुंतहा को समझ नहीं आई थी कि पल भर में ये क्या कार्रवाई हुई है। बेड पर बिठाकर वो रैक की जानिब आया और वही हाई हील्स उठाकर वापस आया। मुंतहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। न जाने वो शख्स अब क्या करने वाला था। हाई हील्स उसने मुंतहा के कदमों में रखे। मुंतहा ने यकदम पाँव समेटे। पहने, गाजान ने हुक्म दिया, लेकिन मुंतहा ने पाँव आगे नहीं बढ़ाए। गाजान के माथे पर तेवरी चढ़ी। एक नज़र उसको देखकर घुटने के बल झुके। उसने मुंतहा के पाँव से वो 2 पट्टी चप्पल निकालकर दूर फेंकी। पाँव पर गाजान सिद्दीकी का लम्स महसूस करके मुंतहा सनसनाई थी। चप्पल को गुस्से से दूर फेंकने पर मुंतहा ने यकदम आंखें मीची। जरा सा ट्राउजर ऊपर करके उसने मुंतहा के पैरों में पायल देखना चाही। सद शुक्र था कि पायल मुंतहा के पाँव में ही मौजूद थी, वरना आज गाजान के हाथों मुंतहा की खैर नहीं थी। पाँव को उठाकर उसने मुंतहा के पाँव में वो हाई हील्स पहनाए। माथे के बल गाजान के तैश का पता दे रहे थे। हाई हील्स पहनाकर वो यकदम उठा। मुंतहा यकदम पीछे की जानिब झुकी। हाथ से खींचकर उसने मुंतहा को मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। यकलख वो लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो गिरती, उसके सीने पर हाथ रखकर गाजान ने भी सख्ती से उसकी कमर को जकड़ा था और एक हाथ से गाल पर आई लट को हल्का सा खींचकर कान के पीछे उड़सा। कमर पर गिरफ्त तो सख्त थी, लेकिन मुंतहा सुल्तान के लिए वो तकलीफ का बाइस नहीं थी। बीवी, आइंदा मेरी बात से इन्हिराफ मत कीजिएगा, वरना मेरी बेरुखी सह नहीं पाएंगी। पहले भी कहा था,
آج بھی کہتا ہوں نرمی پسند ہے اور مقابل سے بھی نرمی چاہتا ہوں۔ زور زبردستی کا قائل میں صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں۔ سانسوں کی گرم مہکار چہرے پر پھینک کر وہ ہلکا سا دور ہوا۔ منتہا نے رکا سانس بحال کیا، لیکن یہ صرف پل بھر کے لیے تھا۔ ریڈ شیڈ لگا کر جلد نیچے آئیے گا، ورنہ لبوں کو سہلائے بات ادھوری چھوڑے۔ وہ اپنی گرفت سے اسے آزاد کیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ لہجہ ایسا تھا کہ منتہا کی روح تک کانپی تھی۔ سانس بحال کر کے وہ کانپتے وجود کے ساتھ ڈریسر کی جانب آئی تھی۔ آج کی شدت پسندی منتہا کو اچھی طرح باور کروا چکی تھی کہ منتہا سلطان غازان صدیقی سے کبھی بھی جیت نہیں پائے گی۔